हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, सभी लोग लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था, जो कि हम लोग मॉडर्न इंडिया जो है आपका आधुनिक इतिहास की लेक्चर 4 लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, जो आपके साथ आज क्लास चलेगी। जो लोग अभी तक जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज सभी को पता है 67वीं बीपीएससी का एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं, तो लुसेंट जीके में हम लोग अब हिस्ट्री को अंत ही करने वाले हैं, मतलब कि हिस्ट्री को लुसेंट का। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी इत्यादि पढ़ने वाले हैं। तो पहले चलते हैं यहाँ पे। इकाई 3 है, यूनिट 3 आपका ब्रिटिश नीतियों और भारत पर प्रभाव। किस प्रकार से ब्रिटिश का पॉलिटिक्स जो है वह इम्पैक्ट करते हैं आपका इम्पैक्ट ऑफ इंडिया पर। तो ब्रिटिश का पॉलिटिक्स जो आपको किस प्रकार से इम्पैक्ट करते हैं इंडिया पर, उसी के बारे में हम वहाँ पे चर्चा कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नीति पर, इंपेरियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की हम यहाँ पे बात करेंगे आर्थिक नीति पर, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पॉलिसी की बात करें, ब्रिटेन के शिक्षा नीति पर हम बात करेंगे, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, ब्रिटेन की प्रशासनिक नीति की हम बात करते हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, ब्रिटेन की प्रेस नीति की बात करते हैं और यहाँ ब्रिटिश प्रेस पॉलिसी की हम बात करते हैं, ब्रिटेन की सांस्कृतिक नीति यानी ब्रिटिश के कल्चरल पॉलिसी की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम कुछ आगे पॉइंट को समझते हैं। यहाँ से सबसे पहले अध्याय 3.1 में हम आपको ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की हम बात करते हैं, ब्रिटिश जो है इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले सहायक संधि की हम बात करते हैं, सब्सिडरी अलायंस की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, बेपरगत की सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, अन्य नीतियाँ आदर्श पॉलिसी की हम यहाँ पे भैया बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या किया, घेर नीति क्या होती है, घेर नीति समझना है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो आपकी होती है, अन्य नीतियाँ में यही आएगा आपका, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति समझना है यहाँ पे, और आपका अधीनस्थ संघ की नीति समझना है, और साथ साथ में समान संघ की नीति भी हम यहाँ समझने की कोशिश पूरा करते होंगे। कुछ इस प्रकार से इंडिया का मैप है और यहाँ पे इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य अपने कब्जा में करने का प्रयास किया। तो दोस्तों अब समझते हैं सबसे पहले सहायक नीति क्या होती है। एक करके सारी के सारी बात हम समझने की कोशिश करते हैं। सहायक नीति में सब्सिडरी अलायंस में हम बातें को समझने की प्रयास करते हैं। इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जो आपका बैकग्राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, हम यही बात समझते हैं। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो याद रखना दोस्तों, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। उसने सैनिक सहायता देने के बदले भारतीय निवेशों से धान लेने की प्रथा भी शुरू किए थे। तो ये जो आपके सैनिक सहायता देने से पहले आपका भारतीय निवेशों से धान लेने की प्रथा इन्होंने शुरू किया था। मतलब कि यह आपका डुप्ले जो थे वह आपकी क्या किए थे कि भैया के हम भारतीय जितने भी नरेश थे, नरेश मतलब राजा, जो भी देसी रियासत थे वो भारत के थे, उससे कहा था हम आपको सैनिक सहायता देंगे और देने के बदले में हम आपसे क्या लेंगे, धन लेंगे। हम आपको सैनिक सहायता देंगे और आपका धन लेंगे। इसी को कह सकते हैं हम आपको सहायक संधि। क्या बोलते हैं, सहायक संधि। मतलब कि सैनिक सहायता देने के बदले धन लेना ही सहायक संधि कहलाता है। इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया था। अवध है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को अवध, अभी कुछ देर पहले वाला वीडियो में हम पढ़ाए थे आपका। सहायक संधि को व्यवहारिक या सैद्धांतिक रूप से 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए और आपका साम्राज्यवाद गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। मतलब कि सहायक संधि के में ये सबसे पहले आपका जो पूरी तरह से जो सहायक संधि का व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप दिया था वो आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। क्या नाम था इसका, लॉर्ड वेलेस्ली ने आपका जो आपकी गवर्नर जनरल है, यही आपका सहायक संधि के बारे में उन्होंने बताने का काम किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, क्या नाम था दोस्तों इसका, लॉर्ड वेलेस्ली नामक के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही आपका सहायक संधि की बात यहाँ पे किए थे। लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। मतलब कि लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य यही था कि कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। मतलब कि भारत में जो आपका सर्वोच्च शक्तियाँ है उसी के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित करने का यहाँ पे काम हो रहा था। अब हम बात करते हैं सहायक संधि की आखिर विशेषता क्या क्या सहायक संधि का यहाँ पे विशेषता है। अब यहाँ पे देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे जो कि शासन पर प्रबंधन के परामर्श देंगे। मतलब कि राजाओं के जो एरिया है उसमें ब्रिटिश
रेजिडेंट रखेंगे जो शासन प्रबंधन में परामर्श देने का काम करेगा। भारतीय रियासतों को आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप ना करे, वो आपको देखेगा। ये तभी तो सहायक संधि हुआ था। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना वो अपने शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्ति लोगों को शरण या व्यापार या नौकरी नहीं दे पाएगी। मतलब कि जो सहायक संधि में शामिल हो गए, जो भी सहायक संधि में हस्ताक्षर करेंगे, वो सभी देशी रियासत कोई भी यूरोपीय कंपनी से बिना कंपनी से पूछे हुए उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको सारी काम नहीं देंगे। देशी रियासत की रक्षा करने के लिए कंपनी वहाँ अंग्रेजी सेना रखेगी, यानी कि देशी रियासतों को क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए कंपनी जो है वहाँ पे अंग्रेजी सेना रखने के काम करेगी। इसका खर्च जो है उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। मतलब कि देशी रियासत को रक्षा करने के लिए कंपनी क्या करेगी, अंग्रेजी सेना रखेगी, अंग्रेज का सेना रखेंगे, और उसका भी खर्च कौन देगा, देशी रियासत देगा। सेना के खर्च के लिए नकद धनराशि, मतलब कि नगद पैसा देना है, या राज्य के कुछ इलाके कंपनी को सौंपना पड़ेगा। जैसे कि हमने रखा भैया सेना, तो सेना में या तो कुछ एरिया को दे दो, उस एरिया से रेवेन्यू जो आएगा वह शुल्क उसको दे देगा, या फिर आपको नगद पैसा देना पड़ेगा। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, अर्थात वह अपनी विदेशी नीतियों के आपका सुपुर्द कर देगी। ये आपका इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये होती है आपका सहायक संधि का विशेषता, जिनको मुख्य रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, आपका लागू करने का काम किया था। यहाँ पे कुछ और है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधियों को कुछ देशी राज्यों ने स्वतः स्वीकार कर लिया था, तो वही कुछ राज्यों ने युद्ध में पराजित होकर इस प्रणाली को स्वीकार किया। कुछ लोग आसानी से सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, कहा सहायक संधि होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने भैया युद्ध करने के बाद इस संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा कुशासन के आरोप लगाकर वेलेस्ली ने कर्नाटक, तंजौर और सूरत में भी ब्रिटिश साम्राज्य में संधि के तहत मिला लिया था। वेलेस्ली के द्वारा की गई कुछ प्रमुख, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई कुछ प्रमुख संधियां जो है इस प्रकार। सहायक संधि का क्रियान्वयन जो है आपका, सबसे पहले हैदराबाद, सहायक संधि द्वारा ली गई रियासत हैदराबाद को जो निजाम दूसरा वहाँ का शासक था और 1798 में लिया गया था। मैसूर या वाड्यावांश वंश 1799, जो कि आपका आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था, जब टीपू सुल्तान मारे गए थे। तंजौर की बात करते हैं, तंजौर में आपका 1799 में हुआ था। अवध या सवाद अली खान की बात करते हैं 1801 ईस्वी में आपका हुआ था। और पेशवा मराठा पेशवा बाजी दूसरा ने 1800 आपका 2 ईस्वी में, और बरार भोसले जो 1803 ईस्वी में एक सहायक संधि की करते हैं किए थे। सिंधिया की अगर बात करते हैं तो सिंधिया में 1800 कितना आपको दोस्तों 4 ईस्वी की बात करते हैं। और होलकर या मल्हार व राव मुल्हर की बात करते हैं 1818 ईस्वी में। इस प्रकार से कुछ यहाँ एरिया ने सहायक संधि को स्वीकार करने का काम किया। तो ये क्रम से कभी कभी क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले आपका हैदराबाद याद रखना, क्या रखना, हैदराबाद मैसूर याद रखना है, हैदराबाद मैसूर याद रखना है। तंजौर और आपका जो मराठा याद रखना है, तंजौर अवध मराठा। फिर आपका बराबर सिंधिया और होलकर आपको याद रखना है। तो हम तमा बसा, ऐसे आपको ट्रिक है इसका बैठा लेना है। इसका जो ट्रिक है वो आपका सबसे पहले कौन है, तो याद रखना है हम तमा बसह, हम तमा बसह। ह से आपका होगा हैदराबाद, म से होगा आपका मैसूर, त से होगा आपका तंजौर, अ से होगा आपका अवध, म से होगा आपका मराठा, और ब से जो आपका होगा वो आपका बरार होगा, और स से जो आपका होगा सिंधिया होगा, और ह से जो बात करते हैं आपका होलकर होंगे। तो यह आपका ट्रिक है हम तम बस। क्या ट्रिक है इसका, हम तम बस, हम तम बस जो इसका आपको शॉर्ट ट्रिक लिखना है। ह से हैदराबाद, म से मैसूर, त से तंजौर, अ से अवध, म से मराठा, ब से बरार, सी से सिंधिया, और आपका ल से आपका बस, ह से होगा आपका होलकर। इस प्रकार से कुछ सहायक संधियां लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से आते हैं। अगला हम लेते हैं भैया व्यापकगत सिद्धांत या गोद निषेध की नीति। क्या बात करते हैं, व्यापकगत की सिद्धांत या फिर हम गोद निषेध की नीति, या इसको बोल सकते हैं हम हड़प नीति का सिद्धांत हम लेते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं हड़प नीति का सिद्धांत, है ना। क्या बोलेंगे आपका, हड़प नीति का सिद्धांत हम इसको बोलेंगे। इसकी क्या क्या है, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक साम्राज्यवादी गवर्नर था, है ना, एक आपका साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने विस्तार हेतु युद्ध कुशासन का आरोप, कंपनी की आपका जो आपका बकाया राशि था तथा व्यापकगत के सिद्धांत को अपनाया था। अब यहाँ पे है क्या, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति व अधिकतम आर्थिक
लाभ अर्जित करने के लिए इन नीतियों का पालन किया गया था। तो इसका नीति का व्यवगत का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। क्या लॉर्ड डलहौजी ने आपका व्यवगत का सिद्धांत के बारे में बताए थे। अब यहाँ पे व्यवगत का सिद्धांत या गोद नीति या हड़प नीति आखिर है क्या। यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई एक विलय नीति थी, जिसमें किसी भी साम्राज्य को अपने क्षेत्र में विलय करने के लोग काम करते थे। किसी भी साम्राज्य के लोगों ने अपने क्षेत्र में क्या करते थे, आपका विलय करते थे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं विलय की नीति। क्या बोलते हैं दोस्तों, विलय की नीति हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे व्यवगत का सिद्धांत का तात्पर्य यह हुआ कि पैतृक वारिस न होने पर जिसका भी जो भी आपका राजा का पुत्र नहीं है, अगर पैतृक वारिस नहीं है होने की स्थिति में ब्रिटिश कंपनी के अपने अधीनस्थ या पराधीन देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती है, हालांकि संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। कहने का सिंपल मतलब यह हुआ कि अगर किसी का पैतृक वारिस नहीं है, एक राजा उसका अपना बेटा नहीं है, तो वह राजा पहले क्या करता, जिसका अपना बेटा नहीं होता था, वह पहले किसी दूसरे को गोद ले लेता था। गोद समझते ना, किसी दूसरे का बेटा को ले लिया, कहा यही इसी को बना दिया राजा, तो वो नहीं कर सकते थे। वह सभी के सभी एरिया जो आपका ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार उसी राजा के कोई ना कोई खानदान पर हुआ करता था। लेकिन भाई साहब उस पर अधिकार जो था, उस पर काम जो था, उस पर व्यापारी जो करते थे, वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी करते थे। यानी कि सिंपल सी बात है, गोद निषिद्ध मतलब हड़प नीति, मतलब जिस राजा का भी कोई संतान नहीं है, उसकी अपना संतान नहीं है, तो वो वाला क्षेत्र जो है ब्रिटिश के साम्राज्य, ब्रिटिश वाला एरिया में चला जाता था, उसे हम लोग बोलते हैं हड़प नीति। इतनी बात समझ में आया। दूसरा बात करते हैं डलहौजी के समय से पहले जैंतिया, कोझिकोड, गुलेर, कन्नूर, कित्तूर, कुटलेहर, कोडांगू और कांगड़ा की रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिद्धांत के द्वारा क्या किया था, अधिग्रहित करने का यहाँ पे काम किया था। इतनी बात आपको आसानी से समझ में। इस हेतु लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में क्या किया था, विभाजित किया था। सबसे पहले प्रथम श्रेणी की बात करते हैं तो वे राज्य जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, यानी जिसमें आपका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, वो आपका प्रथम श्रेणी थे। गोद लेने की पूर्णतः क्या गया था, आपका पाबंदी, मतलब कि वैसे राज्य जिसका निर्माण में ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान दिया हो, उसे वो आसानी से ले सकते थे। द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं तो वे राज्य जो अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ थे, थे वह आराम से गोद लेने से पहले अंग्रेज सरकार की सहमति लेना पड़ती थी। तृतीय रियासतों जो ब्रिटिश शासन का अधीन नहीं रही है, गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जो रियासत ब्रिटिश एरिया में कभी भी नहीं हुआ करते थे, उसमें गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप इन लोग नहीं करते थे। तो कुछ इस टाइप से आपका था ये वाला नीति, आपको हो गया भैया कंप्लीट। अब कुछ पॉइंट इसमें और समझ लेते हैं। व्यवगत सिद्धांत का क्रियान्वयन किस प्रकार से, तो डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत को क्रियान्वयन करते हुए निम्नलिखित रियासतों को अपने एरिया में, सबसे पहले वह सतारा को मिला था 1800 कितना में 48 में, सतारा को मिला था। जयपुर को मिला था 1800 कितना में 49 में। संभलपुर को मिला था 1849 में, और बघाट को मिला था आपका 1850 में। तो ये आपका 4 को पहले आता है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट। क्या सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट। फिर आपका उदयपुर को आपका 1892 में मिला था। और आपका झांसी की बात करते हैं, झांसी को 1852 52 है, माफ करिएगा, 1852 में मिला था। ये भी 1852 में मिला था। और आपका नागपुर को 1855 में मिला था। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका सतारा के बाद क्या आपका जैतपुर, संभलपुर की बात करते हैं, बघाट की बात करते हैं, उदयपुर की बात करते हैं, झांसी की बात करते हैं, और बात करते हैं नागपुर की। क्या आपका नागपुर की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसका भी ट्रिक शॉर्ट में लिख सकते हैं, सज्ज, क्या बोलना है, सज्ज सब, सज सब बोलना है। यहाँ पे 2 बात आ जाएगा, सज सब, स से आपका सतारा, ज से आपका जैतपुर, स से आपका संबलपुर, ब से आपका बघट, उझना, क्या बोलना है, उझना। तो ये आपका सज सब उझना है ना। यहाँ पे लिख देते हैं आपका सज सब उझना, सज सब उझना आपका इसका शॉर्ट ट्रिक हुआ। स से आपका सतारा हो गया है ना, सतारा। ज से आपका हो गया भैया जैतपुर, क्या हो गया आपका जैतपुर हो गया। फिर स से आपका संभलपुर हो गया, संभलपुर हो गया। और आपका ब से बघाट हो गया, और ऊ से हो गया उदयपुर, क्या हो गया, उदयपुर हो गया। और झ से आपका हो गया झांसी, झांसी। और ना से हो गया आपका नागपुर। ये आपका कुछ इस टाइप से इनका जो ट्रिक आपको यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आपका व्यवगत सिद्धांत का क्रियान्वयन के समझते हैं। अब हम समझते हैं 3.2 में ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार से, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पॉलिसी की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियाँ का हम किस टाइप से यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में समझते हैं भू राजस्व की नीतियाँ है ना, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की हम बात करते हैं। कृषि का
है ना, व्यवसायीकरण की नीतियाँ हम बात करते हैं, या आपका कॉमर्शलाइज एक्शन ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, धन का निष्कासन की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग में क्या क्या हमारे पास ब्रिटिश काल में हम बैंकिंग की क्या क्या कहानी आपका हुआ इसकी बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, और आपका औद्योगिकरण की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका टॉपिक है जो कि हम यहाँ पे बात करने वाले में से रहते हैं। भू राजस्व, कृषि का व्यासीकरण, धन का निष्कासन, बैंकिंग, रेलवे और औद्योगिकीकरण की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो गाइस इस प्रकार से 3.2 की पॉइंट हम समझते हैं। और यहाँ पे ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एरिया, है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एरिया में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले एक प्रथा यहाँ पे इजदारी प्रथा या पंचसाल या वारेन हेस्टिंग ने शुरुआत किया था। इजदारी प्रथा का जो शुरुआत किया था जो आपका वारेन हेस्टिंग ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस ने शुरुआत किया था। रेतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुंडो ने शुरुआत किया था। महालवाड़ी व्यवस्था को आपको हॉल्ट मैकेंची एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कि इजदारी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था, तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स ने, है ना। क्या नाम था इसका दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने आपका व्यवस्था शुरुआत किया था। अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था। क्या, कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था अस्थाई बंदोबस्त। रेतवाड़ी की बात करते हैं तो टॉमस मुनरो, कौन मुनरो दोस्तों, टॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया था। महलवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो हॉल्ट मैकेंजी, क्या नाम था आपका, हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था का यहाँ पे शुरुआत करने का काम किया था। तो ये कुछ आपका इनकी बात है। अब एक करके सारी की बात करते हैं। इजदारी व्यवस्था या पंचसाला बंदोबस्त ये क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं इजदारी और आपका पंचसाला बंदोबस्त। इसका प्रवर्तक वारेन हेस्टिंग्स है। कौन है आपका, वारेन हेस्टिंग जो है इसकी प्रवर्तक। क्षेत्र की बात करते हैं बंगाल और बिहार में। इजदारी की बात करते हैं तो जमींदार और आपका ये आपका ठेकेदार थे। व्यवस्था की बात करते हैं, सिस्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या इसमें सिस्टम है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि को ठेका पर देते थे और यह ठेका पंचवर्षीय था, मतलब 5 साल के लिए। जैसे कि मान लें कि ज़मीन है और इस ज़मीन पर कोई भी आपका बोल लग गया, बोल लगने के बाद इसका ठेकेदारी कितना था, 5 साल पर खेती वही व्यक्ति करता था और वह मजदूर वगैरह से कराता था। असफल रहा, इसका परिणाम क्या हुआ, सफल रहा, 1777 में 1 वर्षीय रूप में परिवर्तित, मतलब जो 5 साल से था वो आपका 1 साल में कर दिया गया। इसलिए यह आपका इजदारी व्यवस्था जो है आपका इजारा लेना, इसे क्या हो गया भैया, यहाँ पे हो गया असफल, है ना। अब कुछ पॉइंट हम और समझते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझ रहे होंगे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। किसके बारे में, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त की हम जब बात कर रहे होते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त में इसका जो प्रवर्तक है, इसका जो आपका फाउंडर है, अस्थाई बंदोबस्त का प्रवर्तक या फाउंडर है लॉर्ड कर्नवालिस है। क्या नाम है इसका, लॉर्ड कर्नवालिस जो इसका प्रवर्तक या फाउंडर है। फ्रांसीसी और जॉन शोर की सहायता से यह आपका स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम जो है स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिसेबदारी, है ना, ये इसका अन्य नाम है। क्षेत्र की बात करते हैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना। क्षेत्र आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। वाराणसी उत्तरी कर्नाटक है। क्या वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक। इस प्रकार कुल भूमि का कितना परसेंट, तो 19% इसका क्षेत्र था। अब हम बात करें 1790 में 10 वर्षों हेतु, है ना, आपका ये आपका व्यवस्था शुरुआत किया गया था। कब से दोस्तों, 1790 ईस्वी में 10 वर्षों हेतु ये व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। तो अब हम यहाँ पे ये आपका अस्थायी कब हुआ था, 1793 में हुआ था। इसको अस्थायी कर दिया 1793 में, इसको शुरुआत किया। इसकी विशेषताएं क्या है, बात के यहाँ ध्यान देते हैं विशेषताएं और इसकी फीचर सिस्टम्स क्या है। तो ये परमानेंट था। सबसे पहले पॉइंट तो ये कि अस्थायी जो आपका अस्थायी व्यवस्था जो है भू राजस्व की अस्थायी दर था, भूमि की एक अस्थायी दर था, अस्थायी इसका रेट था। बंदोबस्त की बात करते हैं जमींदारों से लगान में समझौता, लगान मतलब होता है आपका टैक्स, है ना। कुल भू राजस्व का आधार वर्ष 1790 से क्या माना गया, इसका 91 माना गया था। यानी 10/1 कंपनी को, उसके बाद आपका 1/11 जमींदार लेते थे। तय किए गए लगान से अधिक आपका लेते थे आपका जमींदार, है ना। तो ये आपका याद रखना है। तो ये में कितना भू राजस्व भाई साहब, तो यहाँ आपको रखना है 10/11, 1/11 और तय की गई से आपका अधिक लगान अधिक थे। यहाँ पे आपका कंपनी, जमींदार और आपका जमींदार की बात करते हैं। फिर यहाँ से कुछ कानून आया था, सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ हुए थे। ये सूर्यास्त कानून जो है इसका रिजल्ट क्या हुआ तो समझते हैं। सूर्यास्त कानून क्या है, यदि तय की गई समय में अवधि में जमींदारों ने कंपनी को लगान नहीं दिया तो कंपनी जो है आपका ज़मीन को छीन लेते थे। इसको बोलते हैं सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून मतलब कि जिस दिन तय किया गया समय अवधि, मतलब कि एकदम
सूर्य डूबने से पहले अगर नहीं दिए तो आपका इस छीन लिया गया था, इसको नाम था सूर्यास्त कानून। अनुपस्थिति जमींदारी प्रथा, जमींदार की भूमि नीलाम होने पर दूसरे गांव या शहर के लोगों एक नए जमींदार बनाते थे, है ना, इसे कहा गया अनुपस्थिति जमींदार प्रथा। जमींदार ज़्यादा आपका मध्यस्थ किसान थे और किसान का शोषण यहाँ पे क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम आपका होने का काम हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था का। कौन भाई दोस्तों, आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था, तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है, हम इसके बात करते हैं कि आपका रैयतवाड़ी सिस्टम आखिर क्या है। तो इसका फाउंडर थे अलेक्जेंडर रीड। क्या नाम था आपका, अलेक्जेंडर रीड जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का आपका फाउंडर थे। और यहाँ पे 12 महल क्षेत्र में हुआ था। कौन महल क्षेत्र में, 12 महल क्षेत्र में यह व्यवस्था शुरू किया गया था। प्रवर्तक टॉमस मुंडो था, है ना। कौन मुंडो दोस्तों, टॉमस मुंडो इसका प्रवर्तक था। और ये अपना क्षेत्र कहाँ था, आप तो मद्रास में किया था। एल फिंस्टन जो है आपका, ये आपका बम्बई में इस व्यवस्था का शुरुआत किया था। तो अगर बात करते हैं कि इसका फाउंडर जो है, ये 3 व्यक्ति का नाम आता है। 3 व्यक्ति में कौन कौन नाम आता है, तो सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड की आता है, जो कि आपका 12 महल क्षेत्र में इसका स्थापना किया था। टॉमस मुंड्रो जो है मद्रास क्षेत्र में किया था। एल फिंस्टन जो आपका बॉम्बे में इस क्षेत्र का स्थापना किया था। एरिया मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिम भारत, पूर्वी बंगाल, है ना। ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था जो है आपका शुरू हो गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब यहाँ पे ये व्यवस्था का विशेषताएं क्या, सिस्टम्स और फीचर इसका क्या क्या, तो जमींदारों के स्थान पर रैयतों या किसान से लगान समझौता ये व्यवस्था थी। इसमें रैयतों को भू स्वामित्व थे, रैयतों का पंजीकरण थे, कृषि भूमि का सर्वेक्षण था। 1812 में जमीन गिरवी रखने का अधिकार था और महाजनी प्रथा द्वारा शोषण किया जाता था। जमीन को अभी भी गिरवी रखा जाता है गाँव देहात में। लगान की हम बात करते हैं, हम जब बात करते हैं टैक्स की, तो दोस्तों यहाँ रखना इसकी रेट जो है आपका कुल उत्पादन का 2 से 5% भाग जो इसका लगान था। आधार क्या था, भूमि का क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता करना। लगान ना देने पर भूमि को जब्ती करना। लगान को पुनः निर्धारण प्रत्येक 20 से 30, यहाँ 20 से आपका 30 वर्ष में आपको किया जाता था। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था था। अब हम बात करते हैं कि यह व्यवस्था जो है, उसके बाद आपका एक व्यवस्था आया था महलवाड़ी व्यवस्था। कौन व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत किया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था, याद रखना दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया था। नाम क्या था, हॉल्ट मैकेंजी। क्षेत्र क्या था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब वाला क्षेत्र में कुल 30% क्षेत्रफल में, भारत के कुल 30% क्षेत्रफल में आपका चल रहा था महलवाड़ी व्यवस्था। आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और आपका पंजाब के क्षेत्र में महाल आपकी जिसकी महाल थे, यानी ग्राम की हम चर्चा यहाँ पे करते हैं, जो महाल को ग्राम कहते थे। महलवाड़ी भू राजस्व प्रणाली, भूमि कर की काय कृषक की खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महाल को माना जाता था। इस पद्धति को ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि भूमि जो है, जो भू का प्रणाली है, वो भूमि कर की काय कृषक की खेत नहीं बल्कि ग्राम या महाल को माना जाता था। यानी कि कृषक खेत में पूरे गांव की मोहल्ला की बात होती थी। राजस्व वसूली का कार्य ग्राम प्रधान या जमींदार किया करते थे। समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था तथा कृषकों को भूमि या व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था। मतलब कृषकों जो भूमि का मालिक नहीं होता था। इस प्रकार से अब कुछ हम बात करें, तुलना करते हैं इस 4 सभी व्यवस्था में से। बात करते हैं सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कर्नवालिस शुरुआत किया था। रैयतवाड़ी में 3 आदमी नाम आता है, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुंड्रो और एल फिंस्टन का नाम आता है। और बात करते हैं महलवाड़ी का, तो हॉल्ट मैकेंजी। यह आपका जो अस्थाई बंदोबस्त थे वो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटका में थे, है ना। बंगाल थे, बिहार थे, उड़ीसा थे, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटका में थे। जबकि रैयतवाड़ी मद्रास, मुंबई, असम और पश्चिम भारत के पूर्वी बंगाल में थे। और ये उत्तर भारत जो आपका महलवाड़ी था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और आपका पंजाब के क्षेत्र में कुछ 30% में था। भूमि पर हक जमींदार का यहाँ पे था। आपका स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का भूमि का हक था, लेकिन रैयतवाड़ी में आपका रैयत या किसान का था और आपका महलवाड़ी में आपका ग्राम का था। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ आपका ये अध्ययन किया गया है। अब हम कुछ और पॉइंट समझते हैं दोस्तों। कृषि का व्यवसायीकरण करना, मतलब किस प्रकार से कृषि का जो है ना व्यवसायीकरण जो होती है आपका किस टाइप से होती है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, व्यापारिक मुनाफों को ध्यान रखकर कृषि करना, इसी को बोलते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। व्यापारिक मुनाफों का क्या रखते हो, ध्यान रखकर क्या करना दोस्तों, कृषि करना, यही कहलाता है आपका व्यवसायीकरण कहलाता है। नकदी फसल थे यहाँ पे चाय कहाँ भैया, असम में। और यहाँ पे 1835 में प्रथम चाय बागान लगा था। 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुआ था।
जूट जो कि आपका बंगाल का क्षेत्र में था, कपास या नीली कॉफ़ी की बात करते, अफीम की बात करते जो चीन वाला में 1773 में इसको एकाधिकार भी प्राप्त हो गया था। कृषि में ब्रिटेन के लोगों को भारत में निवेश था। ब्रिटेन से पहले ही कृषि का वाणिज्यिक रंग था। एग्रीकल्चर ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन इवन बिफोर आपका ब्रिटेन की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे कुछ और फंडा को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं थी। किस प्रकार से ब्रिटिश भारत में कुछ अर्थव्यवस्था जो आपका जुड़ी हुई थी। सबसे पहले ददनी प्रथा था। ददनी प्रथा पहली बार नाम से, लेकिन सुनिए आपको बीपीएससी में पूछेगा ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी पेशगी के तौर पर रुपया दिया देते थे। कम्युनिटी प्रथा की बात करते हैं। बिहार उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियों जाति के लोग अपने मालिकों से ऋण पर दी गई वाली ब्याज की राशि के बदले आजीवन उनकी सेवा करते। इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी प्रथा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था जुड़ी कुछ और प्रथा। तीन कठिया पत्ती जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। इस प्रथा के अंतर्गत बिहार के चंपारण में किसानों ने अपने बागान मालिकों के साथ अनुबंध पर जमीन में करीब 3/20 यानी कि आपका 3/20 20 कट्ठा को हम 1 बीघा कहते हैं, उसमें 3 कट्ठा जो है आपका नील की खेती करना आवश्यक होता था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 3 कठिया पत्ती। एक होता है दुबला हाली पत्ती। दुबला हाली पत्ती, ये दुबला हाली पत्ती क्या होता है समझिएगा ध्यान से। भारत के पश्चिम क्षेत्र में मुख्यतः सूरत में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत दुबला हाल नामक भूदास अपने मालिकों को अपनी संपत्ति और समय संरक्षक मानते थे, इसलिए इसको बोलते हैं दुबला हाली प्रथा। क्या बोलते हैं? दुबला हाली प्रथा। अगला पॉइंट है आपका वी औद्योगिकरण है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है यहाँ पे हम समझते हैं। वी औद्योगिकरण का विचार सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि वी औद्योगिकरण का विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने वी औद्योगिकरण का विचार सबसे पहले देने का काम किया था। भारत में वी औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक बल 1813 में चार्टर एक्ट के तहत मिला था, जिसमें मुक्त व्यापार की नीतियों को अपनाते हुए भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया था। वी औद्योगिकरण की दुष्परिणाम स्वरूप भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया था, है ना। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझते हैं। भारत में रेलवे का विकास की यहाँ पे क्या क्या होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। भारत में रेलवे का विकास किस प्रकार से भारत में रेलवे का विकास हुआ और क्या क्या सारी बातें हैं। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करना जैसे है। मतलब कि भैया अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करना जैसा है। अब यह बात किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भैया रेलवे का विकास भारत में अंग्रेजों ने उसी टाइप से किया जैसे कि कोई आम व्यक्ति दूसरे के पत्नी के पर श्रृंगार पर खर्चा कर रहे हैं। ये आपका 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहले रेल चले थे। एक इसका ट्वीट है, आपको देख पाते हैं। और इस प्रकार से कुछ यहाँ पे रेलवे चलने की यहाँ पे काम हुआ था और ये आपका लॉर्ड डलहौजी थे। क्या थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो इस प्रकार रेलवे का विकास हुआ। अब डेवलपमेंट में आपकी सबसे पहले कुछ इनकी पॉइंटें समझ लेते हैं। 1831 से 32 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम विलियम बेंटिक के काल में रेल निर्माण का सुझाव दिया गया था। 1836 में एपी कॉटन ने मद्रास से बंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव रखा था। 1844 में पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव कब रखा गया? 1844 में। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच, याद रखना है मुंबई से किसके बीच दोस्तों, तो मुंबई से थाने के बीच आपका 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की आपकी दूरी में प्रथम बार रेलवे ट्रेन चलाए गए थे। निजी कंपनी द्वारा चलाए गए थे, प्राइवेट कंपनी। इसमें ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की बात करते हैं। कोलकाता से रानीगंज की बात किया गया, मुंबई से थाने की बात किया गया। ग्रेट इंडिया पैसेंजर रेलवे की यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। ब्रिटिश पूंजीपतियों का निवेश की अगर बात करते हैं तो बदले में भारतीय राजस्व का 5% लाभांश और ऋण का अदायगी थे। ये आपका ब्रिटिश पूंजीपतियों का निवेश। और यहाँ पे आपकी प्लस में क्या था इसका? तो लोन था। यहाँ पे सिद्धांत क्या था? तो धन बहिष्करण का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो यहाँ पे दिया गया था। अब हम यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। 1902 में थॉमस रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। अगर पूछेगा रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। कब दोस्तों? 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन जो है
वो आपका कब किया गया, तो याद रखना है 1905 में रेलवे बोर्ड गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन जिसके समय सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ था, और सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 1920 में एकवर्थ आयोग आया था। कब आया था एकवर्थ? 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा इस आयोग को लाया गया था। इसमें रेल व्यवस्था का पूर्णतः सरकारी क्षेत्र का अधीन करना था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। ये बार बार पूछता है कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1920 में एकवर्थ आयोग की सिफारिश में। 1924 में से लागू कर दिया गया लॉर्ड रीडिंग ने, है ना। रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए कब लागू किया? 1924 में लॉर्ड रीडिंग नामक गवर्नर जनरल ने। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 2017 ईस्वी को फिर आपका 1 फरवरी 2017 ईस्वी को इसे फिर से आपका क्या किया गया है, तो भैया रेल बजट को आम बजट कर दिया गया था। आम बजट इसको कर दिया गया। 1925 में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे से कुर्ला चला गया था। तो बॉम्बे से कुर्ला के बीच प्रथम इलेक्ट्रिक, पहले कोयला वाला था। 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच, बोलो कहाँ से कहाँ? बॉम्बे से कुर्ला के बीच प्रथम इलेक्ट्रिक जो आपका चला था ट्रेन 1900 कितना में आपका 1925 में प्रथम इलेक्ट्रिक से बॉम्बे से कहाँ तक कुर्ला के बीच चलने का काम हुआ था। अब हम समझते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ आपका वेल्थ की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे। धन निष्कासन की बात करें दोस्तों, तो हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। जो धन निष्कासन में एक आपका इतिहासकार है जॉन सॉल्वी नाम था इसका। क्या नाम था आपका? जॉन सॉल्वी ने क्या कहा था? हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तट पर सभी चीज़ों को सोख कर टेम्प्स के किनारे लाकर निचोड़ देती है। ऐसा बात कहा था धन निष्कासन के बारे में जॉन सॉल्चविन ने। ये आपका कभी कभी कथन में पूछता है कि ये कथन किसने कहा था? हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तट से सभी अच्छी चीज़ों को, मतलब गंगा नदी से सभी अच्छी चीज़ों को, है ना, स्पंज समझते ना, गंगा नदी से जितना भी चीज़ अच्छी चीज़ है उसको वहाँ से सोख कर और टेम्प्स नदी किनारे ला कर रख देती है। मतलब कि धन निष्कासन का मतलब ये होता है कि भारत से अच्छे सभी चीज़ों को लेकर आपका टेम्प्स नदी किनारे जो आप लंदन में जाकर रख दिया गया था, इसको बोलते धन निष्कासन के बारे में जॉन सॉल्वी इतिहासकार ने यह कथन आपको देने का काम किया था। अर्थ क्या है आखिर धन निष्कासन का? अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाला प्रथम धन का हस्तांतरण जिसके समतुल्य भारत का कोई भी आर्थिक या वाणिज्यिक भौतिक प्रतिलाभ नहीं मिला हो। मतलब भारत से ब्रिटेन में होने वाला धन का हस्तांतरण जिसमें भारत का कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिलता हो, उसका धन निष्कासन होते हैं। आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता है। मतलब भैया आयात की तुलना में अधिक क्या होता है? निर्यात होता है। दादा भाई नौरोजी ने आपकी इस बात को कहा था और धन निष्कासन की बात कहा था। इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, धन निष्कासन को कहा था। इंग्लैंड डेप टू इंडिया कहा था 1867 में। ऑन द कॉमर्स इंडिया 1871 में, इसे पुस्तकें वगैरह निकालते। द वाइंड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876 में। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया की बहुत फेमस है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन पर एक किताब लिखे थे। उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1900 कितना में। दो इकोनॉमिक्स में हम इस बात को पढ़ रहे होंगे। कौन कौन किताब थी भैया? तो आपके धन निष्कासन से किताब बहुत सारा, अनिष्टों का अनिष्ट, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द बॉन्टन्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपका धन निष्कासन के बारे में उन्होंने बात किया था। अब यहाँ पे सिद्धांत के समर्थक की हम बात करते हैं, सपोर्टर ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं। 1896 में कांग्रेस में रहीमतुल्लाह शाह ने कोलकाता का अधिवेशन बुलाया था। आरसी दत्त की बात करते हैं तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रह्मण्यन, एमजी रनाडे, जीबी जोशी इत्यादि जो है आपका इसका समर्थक किए थे। विरोध किया था सर सैयद अहमद खान ने धन निष्कासन के सिद्धांत को क्या किया था? आपका विरोध किया था, प्रोटेस्ट करने का यहाँ पे काम किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। इनका जन्म हुआ था नवसरी मुंबई में दादा भाई नौरोजी का क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ था और मृत्यु भी इसका मुंबई में हुआ था। भारत का वायवृत्त ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा था। बात के औपचारिक राजदूत थे आपका, कांग्रेस के अध्यक्ष ये आपके रहे थे। बात का कौन राजदूत भैया? औपचारिक राजदूत यही थे और कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे 1896 में कलकत्ता वाला में अधिवेशन में, 93 में लाहौर में और 1906 में आपका कलकत्ता में। तो 3 बारी कांग्रेस का अधिवेशन में रहा था, 86, 93,
86-93, 1906 कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। और पहली बार जब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो क्या रहे थे, पहली बार नहीं मतलब सबसे आखिरी बार, 3 में आखिरी बार, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, है ना दोस्तों। स्वराज शब्द का प्रयोग 19 किया था आपका 6 में। 1865 में W.C. बनर्जी के साथ आपका लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुआ था। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में W.C. बनर्जी के साथ यहाँ पे इन्होंने किया था। अब कुछ पॉइंट और समझते हैं, ये आपका इनकी कहानी में कुछ और बात हम यहाँ पे जानते हैं। 1892 से 95 तक, है ना, 92 से कब तक दोस्तों, 95 तक ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। और इसमें आपका लिबर्टी पार्टी के टिकट पर, है ना, कौन पार्टी का, तो लिबर्टी पार्टी के टिकट पर यह चुने गए थे। उसके बाद आपका फिन्सबेरी से निर्वाचित थे, है ना, कहाँ से दोस्तों, फिन्सबेरी से निर्वाचित थे। अब यहाँ पे पुस्तकें और जिनके लेखक क्या क्या थे, बुक्स एंड आर्टिकल्स की हम बात करते हैं तो इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इन्होंने किताब लिखा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम बुक लिखे थे। और आपका ये बड़ी फेमस बुक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, है ना। द बॉन्टेंस एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसी की आपका किताब लिखी थी। इन्हें कहा गया था द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है द ग्रैंड आपका ओल्ड ऑफ इंडिया। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं बैंकिंग की सुधार, किसकी बात करते हैं दोस्तों, बैंकिंग का सुधार की बात करते हैं, किस प्रकार से भारत में बैंकिंग का विकास हुआ। इसको डिटेल में से हम इकोनॉमिक्स चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बैंकिंग ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारत में बैंकिंग की बात करते हैं। तो क्या क्या आपका भारत में बैंकिंग है और किस प्रकार से भारत में बैंकिंग के सुधार की बात करते हैं। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था, 1770 में हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले यूरोपीय पत्ती पर आधारित भारत का प्रथम बैंक, मतलब यूरोपीय कंपनी के आधार पर भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना हुआ। 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक का स्थापना। 640 और आपका 65, 640 और आपका 65 में बैंक आपका 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, जो आपका प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक इसको हम बोलते हैं, और आपका 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक, जिसको हम लोग 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुए, और ये आपका 3 प्रेसिडेंसी बैंक है। कितना भाई साहब, 3 प्रेसिडेंसी बैंक है, और तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का हो गया आपका भैया विलय। क्या हो गया आपका, विलय हो गया। 3 प्रेसिडेंसी बैंक का यहाँ पे क्या होता है, विलय होता है। और तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ इलाहाबाद, और इसे प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक रखी है। ये तीनों में से प्रथम कौन, 1800, डेट से याद रखना है। और तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का विलय हुआ 1921 में, और इसको नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को विलय करके इसका नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यह गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, क्या, गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण और इसका नाम में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। तो 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ साथ में इसका नाम में परिवर्तन किया गया, और नाम में परिवर्तन करके SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। तो ये आपका कुछ इनकी बैंकिंग की बात हुआ। अब कुछ और फंडा समझते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में कुछ और बात है। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना, PNB का, कब है, 1894 में। प्रथम भारतीय बैंक थे, तो प्रथम भारतीय बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, लाला हरकिशन के मदद से, क्या, लाला हरकिशन के मदद से। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का फुल फॉर्म करके पूछता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, उसका आपका स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 में RBI बैंक की स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे RBI बैंक की स्थापना 1935 में तो हुआ, लेकिन 1934 में कहा था एक्ट, RBI एक्ट, यानी RBI एक्ट कब आया था, 1934 में आया था RBI एक्ट। कब दोस्तों, 1934 में RBI एक्ट आया था, और इसमें से स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI का। इसमें कितना पूंजी की बात करते थे, 5 करोड़ पूंजी, कितना पूंजी की बात करते हैं, 5 करोड़ पूंजी का। लेकिन RBI का राष्ट्रीयकरण जो है, नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो 1 जनवरी 1950 में RBI का आपका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण होने का काम किया। तो ये आपका RBI, ये आपका PNB है ना, और ये आपका क्या है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे
खत्म हो गए दोस्तों बैंकिंग के इतिहास। ये हम पूरे के पूरे बैंकिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे हिस्ट्री में बैंकिंग का योगदान, मतलब किस प्रकार से इतिहास की दुनिया में बैंकिंग का यहाँ पे आगमन हो, ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझते हैं। आपकी ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं का विकास, क्या ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं का विकास की बात करते हैं। तो ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं का विकास किस प्रकार के, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन ब्रिटिश पीरियड, किस प्रकार से ब्रिटिश काल में आपका विकास होता है सिविल सेवाओं का, सिविल सेवाओं का विकास जो है किस प्रकार से ब्रिटिश काल में होने लगता है। अब यहाँ पे जो आपका ब्रिटिश काल में आपका विकास आपका किस टाइप से होती है ये हमें समझना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसको दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, सिविल सेवा की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है ना। भारत में आपका सिविल सेवा का जनक की बात करते हैं तो भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम कहा जाता है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक कहते हैं हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता, है ना, कौन सा दोस्तों, कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया और राजस्व और न्यायिक मामलों को अलग कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का यूरोपीयकरण किया। अगर पूछेगा कि सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किसने किया तो क्या बताना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का यूरोपीयकरण करने का काम किया और साथ साथ में भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा, है ना। इन्होंने कहा कि भैया भारत के लोग जो हैं उसको उच्च पद नहीं देना चाहिए, उसको बस छोटे मोटे पदों में उनको रखा जा चाहिए। सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। तो 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में सिविल सेवा के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, हालांकि बाद में इसे बंद करवा दिया गया। 1986 में लंदन में इंडिया कॉलेज या हैरीब्री कॉलेज की स्थापना की है। तो हैरीब्री कॉलेज या इंडिया कॉलेज की स्थापना लंदन में कब किया, 1806 में, जिसमें सिविल सेवकों को 2 वर्षों तक प्रशिक्षण दिया जाता था। 1833 का चार्टर अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि बिना किसी भेदभाव के सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगी, हालांकि इसे लागू नहीं किया गया था। 1855 में ईस्वी में इंग्लैंड में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया तथा 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS की परीक्षा सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो ICS की परीक्षा सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। किसका नाम दोस्तों, सत्येंद्रनाथ टैगोर की बात यहाँ पे हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट यहाँ पे। 1886 में 1886 की बात करते हैं। 1886 में एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। अनुबंध और अनुबंध के शब्दों को समाप्त किया। आयु सीमा जो पुनः आपका 23 वर्ष कर दिया गया था। 1853 में आपका 23 वर्ष लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1860 में 22 वर्ष कर दिया गया था इसको बढ़ने के लिए कैनिंग ने। 1866 में 21 वर्ष आपका लॉरेंस ने और आपका 1878 में आपका लिटर ने इसको किया गया था। ये आपका कुछ इस टाइप से हो गया आपका सिविल सेवा। कुछ क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं सिविल सेवा संबंधित। 1912 में इस्लिंगटन आयोग लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1912 में किसके सिफारिश पर, 1919 के अधिनियम के तहत आपका सिफारिश पर किया गया। 1/3 भारतीयों और प्रतिवर्ष 1.5% बढ़ाने की बात यहाँ पे कही गई थी। 1922 में भारत इलाहाबाद में लोक सेवा परीक्षा का आयोजन चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश की, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो 1924 ईस्वी में ली आयोग, क्या आपका ली आयोग की 1924 में बात करते हैं, जिसको रीडिंग बोलते हैं। इसके सिफारिश पर भारत सचिव की नियुक्ति को क्या रखा था, यहाँ पे जारी कर रखा था, है ना। अब यहाँ पे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत और किसके बीच, आपका यूरोप के बीच आपका भारत इसके बीच आपको किया गया था। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था इसके तहत, और प्रांतीय के लिए लोक सेवा आयोग की यहाँ पे स्थापना किया था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान के बाद 14 के लेख 308 से 343 तक आपका संघ लोक सेवा की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ अध्याय 3.3 की बात करते हैं। ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन किस प्रकार से, यहाँ पे देखो CID वगैरह का हम फोटो लगा दी, बस इस प्रकार से ऐसा है ना। ये बेचारा दया जी है, ये सब लोग है यहाँ पे। तो ये आपका ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन की बात हम करते हैं। तो अब यहाँ पे भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं।
है ना। लॉर्ड कर्नवालिस को क्या कहते हैं, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक। तो भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक हम किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखना, लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया। कब दोस्तों, 1861 में एक अधिनियम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं पुलिस अधिनियम। कब बनाया गया, 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया। 1902 में फ्रेजर कमीशन की सिफारिश पर केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम लोग बोलते हैं CBI, और आपका प्रांतों में CID। तो प्रांत के लिए CID है ना, प्रांत के लिए क्या है, CID है, और आपका सेंटर के लिए क्या आपका CBI है। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, 1902 में इसकी जांच वगैरह किया गया था। अब हम कुछ और बात यहाँ पर पढ़ते हैं। अध्याय आपका 3.5 में हम कुछ बात की चर्चा करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि जो आपका ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था, किस प्रकार से अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था का शुरुआत किया था, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था। क्या इसका कारण है, तो भारत में अस्पष्ट न्याय प्रणाली है, विधि का सामना समानता और विधि का शासन का अभाव, यहाँ पे औपनिवेशिक शासन संचालन की आपका सुगमता यहाँ पे बात की है। सबसे पहले आए थे वारेन हेस्टिंग। क्या नाम दोस्तों आपका, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, विलियम बेंटिंक और आपका क्राउन। ये आपकी कुछ नाम यहाँ पे याद है जो कि यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आपका 1773 ईस्वी में एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता तक के मामले जाते थे, सहमति के बाद इसके बाहर के मामला इससे बाहर ले जाया जाता था। यहाँ पे इसको बंगाली ब्राह्मण, इस कोर्ट ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को मतलब सजा दिया था और दूसरे न्यायालय से टकराव थी। अब यहाँ बात करते हैं इसमें क्या क्या थे, तो इसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था आपका, एलिजा एम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश थे, और अन्य न्यायाधीश 3 थे, चैम्बर, लिमेस्टर और आपका हाइड। क्या नाम था आपका, चैम्बर थे, लिमेस्टर थे और आपका हाइड इनका अन्य थे। अदर की बात करते हैं तो लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा का शुरुआत किया था और अंग्रेजी में अनुवाद की यहाँ पे बात किया था। और यहाँ पे 2 संहिता की बात करते हैं, हिंदू विधि संहिता है ना, हिंदू लॉ कोड की बात करते हैं, और यहाँ मुस्लिम विधि संहिता की बात करते हैं। तो आपका हिंदू विधि संहिता और किसकी बात कर रहे होंगे यहाँ पे हम लोग, मुस्लिम विधि संहिता की हम यहाँ पे बात करते हैं। कर्नवालिस संहिता क्या होता है दोस्तों, कर्नवालिस कोड कब आया, 1793 में एक संहिता आया था जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नवालिस संहिता। कब, 1793 में कर्नवालिस संहिता आया था, जिसमें कर प्रशासन टैक्स की जो बात करती है और न्याय प्रचार की हम यहाँ पे बात करते हैं। कानून की सर्वोच्चता की बात कहा गया था। बाद में यूरोपीय न्यायपत्ति लागू किया गया था। सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य जो आपका दीवानी में आज़ाद करते थे, इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। फिर आपका क्राउन के अधीन सुधार की बात कर, रिफॉर्म अंडर द क्राउन 1858 से लेकर 1947 तक में क्या क्या चीज़ें हैं उसी के मामला हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रथम 1834 में लॉर्ड मैकेले और दूसरा 1853 में लॉर्ड जॉन रोमेली विधि आयोग का स्थापना किया गया था। इसमें सबसे पहले आता है दीवानी नियम संहिता, सिविल रूल्स कोड 1859 में आया था। भारतीय दंड संहिता जिसको IPC बोलते हैं ना, IPC इंडियन पेनल कोड 1860 में आया था। फौजदारी नियम संहिता, क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1861 में आया था। सबसे पहले उच्च न्यायालय अधिनियम कब था, 1861 में। 1861 में एक अधिनियम आया था उसको बोलते हैं उच्च न्यायालय अधिनियम। कब दोस्तों, 1861 में। सदर न्यायालय की समाप्ति है ना, यहाँ क्या हुआ था, सदर न्यायालय की समाप्ति पर आया था आपका ये। कलकत्ता में आपका सबसे पहले इसके तहत आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुआ था। बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुआ था और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862। तो 3 याद रखना एक साथ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 1862 में, और फिर आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 1866 में, है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं 1935 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस न्यायालय का प्रावधान किया गया था दोस्तों, याद रखना संघीय न्यायालय का यहाँ पे हम प्रावधान करते हैं। अब यहाँ पे इल्बर्ट बिल आता है, कुछ एक बिल है जिसको इल्बर्ट बिल है, उससे कुछ फैक्ट हम यहाँ से आसानी से पढ़ लेते हैं कि आखिर इल्बर्ट बिल जो है ये क्या होता है। तो वायसराय इस समय लॉर्ड रिपन थे, कौन थे आपका, लॉर्ड रिपन इसमें वायसराय थे। प्रावधान की बात करते हैं, प्रोविजन की बात करते हैं, तो भारतीय न्यायालय को यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई का अधिकार है ना, ये आपका सुनवाई का अधिकार है। 1883 की बात करते हैं, यूरोपीय लोगों का विरोध यहाँ पे है। इसका रिजल्ट हुआ कि आपको इसको वापस लिया गया, रिपन द्वारा इसका क्या कर दिया, त्यागपत्र यहाँ पे कर दिया गया था। तो ये कुछ आपका फंडा था। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था जो कि आपका 3.6 में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका 1857 के पहले पूर्व मतलब पहले 1857 के बाद हमारे पास किस प्रकार से सैनिक व्यवस्था थे, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं। 1857 के पूर्व की बात करते हैं, ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस थे। क्या था आपका, मेजर स्ट्रेंजर जो है आपका भारतीय सेना का जनक थे। भारतीय सैनिक का कम वेतन था, है ना, इसका वेतन क्या दोस्तों कम था, और सर्वोच्च पद इनको नहीं मिलता था, बस इनको सूबेदार का पद
ब्रिटिश नस्लता की प्रभाव थी, है ना। तो ये कम वेतन प्रभाव आपके ये थे। 1857 की बात की अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या शर्त है, तो भारतीय सैनिकों को संख्या में कमी और संतुलन थे, जिसमें बंगाल में 2.1 की रेशियो था और आपका मद्रास और बम्बई में 5.2 का रेशियो था। तोप खाने पर यूरोपिया का नियंत्रण था। भारतीय सेना में जाति नस्ल क्षेत्रवाद का आरंभ था। सैन्य प्रशिक्षण की बात करते हैं, द इम्पीरियल कैडेट कोर 1906 में आपका, है ना, द इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना जो 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया था। किचनर टेस्ट जो है 1902 में, जिसको क्यूटा बोलते हैं, इसका स्थापना यहाँ पे 1902 में किया गया था। अब हम यहाँ पे कुछ आयोग की बात करते हैं कि एग्जाम में आता है। पील कमीशन आयोग 1860 में, पील कमीशन आयोग कब था, 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने, क्या नाम था इसका, लॉर्ड कैनिंग ने पील कमीशन आयोग का स्थापना किया था 1860 में। ईसर कमीशन की बात करते हैं 1920 में, चेम्सफोर्ड ने इसका सुधार इसका किया था। स्कीन कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड हस्ट कमीशन 1925 में, लॉर्ड रीडिंग जो इसका उसमें गवर्नर जनरल थे। और गैर कमीशन 1932 में लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल थे। और आपका चैटफील्ड कमीशन 1939 में, और लॉर्ड लिथगो जो है आपका उस समय गवर्नर जनरल थे। तो कुछ इस पॉइंट से हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हम अध्याय 3.7 में क्या करते हैं, ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन की बात करते हैं, जो आपका ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, अर्थात हम यहाँ पे पंचायत की बात करते हैं, है ना दोस्तों। किसकी बात करते हैं, आपको पंचायत की बात करते हैं। इसका क्या क्या बैकग्राउंड और रीजन रहा था। भारत में प्राचीन काल का स्थानीय स्वशासन अर्थशास्त्र में मौर्य काल में देखा गया था। फिर आपका अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा था, जो मौर्य का राजनीति से संबंधित था, है ना, चोल काल में देखा गया था। और आईने अकबरी जो आपको अबुल फजल जो है अकबर के जो आईने अकबरी थे, उसमें यह आपका पंचायतों स्थानीय स्वशासन का चर्चा यहाँ पे हम देखते थे। अंग्रेजों द्वारा आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या था, विभिन्न स्थानीय मुद्दों या शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जलापूर्ति, सड़क आदि का संचालन और वित्त व्यवस्था जो था, ये आपका अंग्रेजों द्वारा आधुनिकीकरण का उद्देश्य यहाँ पे माना गया था, है ना। अब हम बात करते हैं विकास का क्रम, किस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ था। तो सबसे पहले 1857 से पहले की बात करते हैं तो 1887 में मद्रास में नगर निगम का स्थापना हुआ था। 1726 में कोलकाता और मुंबई में नगर निगम बन गए थे। 93 के चार्टर एक्ट के द्वारा 93 में स्थानीय निकाय का वैधानिक मान्यता मिल गया था। 1842 में नगर पालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार दिया गया था। अब इसके क्या क्या था, शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसमें जो आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण था वो आपका इसमें नहीं कहा गया था, है ना। अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे, जिला दंडाधिकारी के अधीन थे। तो इस टाइप से आपका ये आपका विकास का यहाँ पे क्रम देखने को हमें मिला है ना। अब यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। 1870 में लॉर्ड मेयो का कुछ प्रस्ताव आया था, वहाँ पे क्या क्या बात है ना। 1870 में किसका प्रस्ताव दोस्तों, लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव। सबसे पहले 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति की बात अगर करते हैं तो 1870 में मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव आया था। स्थानीय कर और केंद्रीय कोष से धन, सड़क, शिक्षा आदि प्रांतीय सरकार। 1871 में बंगाल बिहार बोर्ड मतलब उपकर एक्ट का स्थापना कितना हुआ था, आपका 71 में हुआ था। 1882 की बात करते हैं, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन में क्या क्या काम किया था, तो 1882 के लॉर्ड रिपन प्रस्ताव में लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने इसको बहुत आगे तक ले जाने का काम किया। सबसे पहले स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास होती है यहाँ पे। यह राजनीतिक शिक्षा का साधन है। मेयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति को लागू करना। गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत या चुनाव की बात होता है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, हालांकि नवीन कर रोपण आदि हेतु सरकार के अनुमति में यहाँ पे क्या था दोस्तों, आपका आवश्यक थे। अब हम कुछ और बात यहाँ पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। इसमें क्या क्या स्थानीय स्वशासन की कहानी चलती है। तो स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया प्रांतीय सरकार के द्वारा। इसमें कहा गया था प्रांतों को स्वतंत्र, हालांकि वित्त अव्यरक्षित विषय यहाँ रखा गया था। 1930 में साइमन कमीशन ने इस व्यवस्था का व्यर्थ बताया था। पुनः सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका क्या क्या बात रखा गया था प्रांतीय में, तो कारोबार में वृद्धि परंतु कर व्यवस्था में यथावत थे। वित्त का नियंत्रण निर्वाचित प्रांतीय सरकारों का था। स्थानीय निकाय कर में वृद्धि, कर से पूर्व प्रांतीय सरकार की अनुमति लेने की यहाँ पे बात किया गया था।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद इसको कैसे कैसे देखा गया, तो गांधीवादी विचारधारा जो है इसको कहा गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात कहा गया था। ग्राम पंचायत की बात, ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद कितना कहा, 40 में। इस विचारधारा को कहा गांधीवादी विचारधारा। परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको क्या किया गया था दोस्तों, शामिल किया गया था। डीपीएसपी इसको शामिल किया गया था। और आप सबको पता है, पॉलिटी में पढ़ेंगे, डीपीएसपी में भाग कितना में शामिल किया गया था, तो याद रखना दोस्तों, इसको भाग ना 4 में शामिल किया गया, जो 36 से 51 अनुच्छेद में है, और ये आयरलैंड से लिया गया है। और यहीं पे डीपीएसपी को क्या किया था दोस्तों, शामिल किया गया था अनुच्छेद 40 को, ग्राम पंचायत का। यहाँ पे किसी इस शुरुआत में ये ग्राम पंचायत को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त कब हुआ था, तो याद रखना है 1973 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के तहत आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है ना। अब यहाँ पे तो ये आपकी पॉइंट जो आपका समझने की हम कोशिश की है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और 74वें संविधान संशोधन 1992 में। इसे आपका कभी कभी 73वां 1900 है ना, 73 1992 93 याद रखना दोस्तों, ये 92 93 इस तरह आपका संवैधानिक दर्जा इसको क्या हुआ, कब प्राप्त हुआ, ये आपका ये नहीं 1900 आपका 93 आपको याद रखना है। 2 डेट आपको याद रखना है, 73वां और 74वां, दोनों आपका 92 93 में हुआ था, है ना। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपका देशी रियासत हेतु प्रशासन की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कि किस प्रकार से देशी रियासत और प्रशासन की यहाँ पे चलता था। सबसे पहले देशी रियासत हेतु प्रशासन की हम जब बात करते हैं, इसमें एक नरेंद्र मंडल थे और एक में वो बटलर समिति था। नरेंद्र मंडल जो है 1921 में शुरुआत हुआ था, जॉर्ज पंचम और आपका जेम्स फोर्ड ने इसका सुधार किए थे, और बटलर समिति 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इस समिति का आपका शुरुआत किया गया था। अब हम कुछ बात करते हैं नरेंद्र मंडल में, क्या क्या आपका नरेंद्र मंडल के बारे में हमें पढ़ना है। आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बात करते हैं, नरेंद्र मंडल की हम बात करते हैं, तो वायसराय के साथ सामूहिक हितों के मामला में विचार विमर्श हेतु 1876 ईस्वी में लॉर्ड रिटन द्वारा भारतीय राजाओं की एक अंत परिषद गठन का सुझाव दिया गया था, किंतु इसे इंग्लैंड स्वीकार नहीं किया था, है ना। इसे इंग्लैंड जो है वह स्वीकार करने का काम नहीं किए थे। इस मंडल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं नरेंद्र मंडल। क्या बोलते हैं, नरेंद्र मंडल। आगे चल के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का आधार पर 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किया गया था। नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधि हेतु रियासतों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था पूर्व वैधानिक क्षेत्र अधिकार रखने वाले 109 रियासतों को सीधा प्रतिनिधित्व देना। दूसरा था समिति वैधानिक क्षेत्राधिकार रखने वाले 127 रियासतों को द्वारा चुने गए 12 प्रतिनिधित्व का देना, और आपका 326 रियासतों को जागीरों अथवा सामंतशाही जागीरों का श्रेणी में रखा गया था। इस टाइप से यहाँ पे रखा गया था। अब हम कुछ और पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं। बटलर समिति का प्रमुख प्रावधान क्या थे, सर्वश्रेष्ठता सर्वोच्च रहनी चाहिए, इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, राजनीतिक अधिकारियों की भर्ती एवं शिक्षा का अलग से प्रबंध होना चाहिए, ब्रिटिश भारत देशी रियासतों के बीच आर्थिक संबंध की जांच एक समिति की नियुक्ति होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बटलर समिति था। अब हम बात करें अध्याय 3.8 में ब्रिटिश कालीन सामाजिक और संस्कृति नीतियों का चलन, है ना। किस प्रकार से ब्रिटिश कालीन सामाजिक और संस्कृति नीतियों का चलन है, इसमें सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं 1772 से 1813 में उदासीनता की नीति। फिर बात करें दूसरा चरण में 1813 से 1857 में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति। तीसरा चरण की हम बात करते हैं 1857 से 1885 में रूढ़िवादिता का प्रोत्साहन एवं समर्थन की बात करते हैं, और चतुर्थ चरण की बात करते हैं 1885 के बाद राष्ट्रवादी नेतृत्व के प्रभार में सरकार द्वारा समिति सुधार किया गया था। कुछ इस टाइप पे यहाँ पे नीति इतनी इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग डालते जिस प्रकार से रीडिंग डाल लो, कभी कभी एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रथम चरण की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेज जो है 1772 से 1813 की बात करते हैं। साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित की बात करते हैं, और इस नीति को कहा गया अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन और साहित्य की हम यहाँ पे बात करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, सर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। पत्रिका थे, इसको कहा गया भैया एशियाटिक रिसर्चेज, है ना। अब यहाँ पे अनुवाद की बात करते हैं तो आपका विल्किंसन जो कि 1784 में श्री भगवद गीता और आपका हितोपदेश की बात किया था। सर विलियम जॉन 1789 में विज्ञान शकुंतलम कालिदास और गीत गोविंद आपका जयदेव, और मनुस्मृति आपका इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदू लॉ की बात करते हैं, और लॉर्ड ऑलहेड 1778 में आपका संस्कृत व्याकरण के यहाँ पे बात की थी। द्वितीय चरण की हम बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जो है आपका सक्रिय हस्तक्षेप था, और श्वेत व्यक्ति का भार जो आपका का औचित्य सिद्ध करना था। तत्कालीन नवजात
प्रबुद्ध भारतीय वर्ग का दबाव जो आपका इसका मतलब आपका सुधार करने की बात हुआ था। 1829 सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। 1830 में कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के तहत इसका उल्लेख 1835 में भी किया गया था। 1856 में विधवा पुनः विवाह लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। 1844 से 48 में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, और इस समय शिक्षा का क्या हुआ था, आपको विकास हुआ था। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाती है। तृतीय चरण की हम बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह पुनः हस्तक्षेप की नीति आ गया था। और नेटिव मैरिज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड नॉर्थबुक ने नेटिव मैरिज एक्ट आया था, इसमें लड़की की आयु जो है ब्याह करने का 14 वर्ष कर दिया गया था, एकदम बच्चा में, है ना। अब कुछ बात करते हैं चतुर्थ चरण की हम अगर बात कर रहे होते हैं तो आपका 1885 के बाद की बात है, कांग्रेस की स्थापना हुआ था और राष्ट्रवादियों की समाज सुधार की मांग किया गया था। इसमें सीमित समाज सुधार हुआ था। सुधार की बात करते हैं तो 1891 में अधिनियम एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट अधिनियम जो लॉर्ड लैंसडाउन लगाए थे, कन्या का विवाह का उम्र 12 वर्ष, है ना। आपका कन्या विवाह आयु कितना था, आपका 12 वर्ष थे। बहरामजी माला का प्रयास द्वारा किया गया था, तिलक द्वारा विरोध किया गया था। 1929 में शारदा अधिनियम इरविन के द्वारा दिया गया था। और आपका राय हर बिलास शारदा की सिफारिश पर लड़का का उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र फिर से कितना कर दिया, आपका 14 वर्ष कर दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ समाज सुधार की बात आती है जो कि एक चार्ट है, और इस चार्ट के तहत हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, है ना। ये आपका पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं, बस सब चीज़ बताया गया है, बस इसको एक बार फिर से हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। बस आप सिर्फ इसको देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, और कभी कभी आपका जब मन के टाइम न मिले तो आप इसको टाइम मिले तो पढ़िए, टाइम न मिले तो कैसे पढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पे नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी अधिनियम कब आया था, बार बार पूछता है। नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी अधिनियम कब आया था, 1765 में। कब दोस्तों, 1765 में आए थे। और 1765 में आए थे सर जॉन शोर के द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक, इसे साधारण हत्या या समान अपराध घोषित किया गया था। शिशु वध प्रतिबंध कब लगा था, शिशु वध प्रतिबंध 1795 से 1804 में सर जॉन शोर लॉर्ड ब्लेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध की बात यहाँ पर कही गई थी। सती प्रथा निषेध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया था। ठगी प्रथा 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, और बेंटिंक के समय कार्ल स्लीमेन के नेतृत्व में 1830 में आपका ठगों का क्या हुआ दोस्तों, आपका दमन किया गया था। उसके बाद बात करते हैं दास प्रथा पर पत्र 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नरबली प्रथा 1844-48 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कैम्पबेल के नेतृत्व में 1844-45 ईस्वी तक आपका प्रथा का अंत हो गया। हिंदू पुनः विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपका विधवा पुनः विवाह की अनुमति की बात की गई थी। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट की बात 1872 में लॉर्ड नॉर्थबुक में बहु पत्नी प्रथा पर प्रतिबंध, कन्याओं को विवाह के न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करते हैं 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा लड़कियों के विवाह की योग की आयु की न्यूनतम सीमा 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। शारदा अधिनियम जो कि काफ़ी फेमस है, शारदा अधिनियम 1829 में लॉर्ड इरविन लड़कियों की विवाह की योग आयु की न्यूनतम सीमा आपका 14 वर्ष एवं लड़कों का 18 वर्ष किया गया था। हिंदू महिला समिति का अधिनियम संपत्ति का अधिनियम हिंदू महिला संपत्ति का अधिनियम 1937 में लिन लिथगो हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार यहाँ पे दिया गया था। कुछ इस प्रकार से थे। अब हम कुछ बात करते हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति, किस प्रकार से आपका ब्रिटिश काल में आपका ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति की बात करते हैं, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे किस प्रकार से आपका ब्रिटिश जो है आपका शिक्षा नीति की बात करते हैं, ब्रिटिश काल की हम यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की। तो सबसे पहले शिक्षा नीति की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो शिक्षा नीति में आपका यहाँ पे इसका कारण या उद्देश्य क्या है, आंग्ल प्रचार विवाद की बात क्या है, अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत की हम यहाँ बात करते हैं। विकास क्रम देखते हैं 1813 से पहले, 1813 के बाद और स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे से ईसाई मिशनरी की कहानी आपको जानना है, विभिन्न आयोग की यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं। अब हम कुछ और फैक्ट समझते हैं। आंग्ल प्रचार विवाद ये क्या है आपका, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय एक गुट आया था आंग्ल गुट और एक आया था प्रचार गुट। ये आंग्ल गुट जो है आपका ट्रेवलियन और मैकाले ने दिया था, ट्रेवलियन और मैकाले ने दिया था आंग्ल गुट। और आपका प्रचार गुट की बात करते हैं तो हेनरी प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस और आपका H.S. विलियम्स, ये आपका दिया था आपका प्रचार गुट की बात। आधुनिक विषयों और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का समर्थक किया था
है ना। और यहाँ पे जब बात करते होते हैं तो प्रारंभिक भारतीय विषयों और भारतीय भाषाओं की शिक्षा का समर्थक की हम यहाँ पे बात करते हैं। मैकाले प्रस्ताव 1835 में बेंटिक ने इसका क्या दिया था, आपका मान्यता दिया था, लॉर्ड मैकाले प्रस्ताव का। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मैकाले। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब समस्त साहित्य में अधिक मूल्यवान है। इसके बारे में मैकाले ने कहा था, रक्त और रंग भारतीय किंतु अपनी प्रवृत्ति विचार नैतिकता मापदंड से प्रज्ञा से आपका अंग्रेजों हो। कुछ इस प्रकार से आए थे। उसके बाद आए थे अधोमुखी निष्पंसन सिद्धांत। ये क्या हो दोस्तों, लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर बात करें अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। फिर आपका लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा क्रियान्वित किया गया था इसका। शिक्षा में भारतीय उच्च वर्ग की बात किया गया था। अधोमुखी निष्पादन जो है आपका जन साधारण थी। शिक्षा का विकास का क्रम की अगर हम बात यहाँ पे कर लेते हैं तो 1813 से पहले, 1813 के बाद और स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसमें ईसाई मिशनरी और यहाँ पे कमीशन की कुछ आपकी स्थापना हुआ था, है ना। 1813 की बात, 1813 से पहले की बात करते हैं, बिफोर ऑफ 1813 की अगर बात हम कर लेते हैं तो प्रारंभिक दौर पर सिर्फ व्यापार पर ध्यान था, लोगों का सिर्फ बिजनेस पर ध्यान था। चार्ल्स ग्रांट ने भारत की आधुनिक शिक्षा का जनक कहा, है ना। चार्ल्स ग्रांट को भारत का आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे आधुनिक शिक्षा का जनक किसे बोलते हैं, चार्ल्स ग्रांट को। विद्यालयों की स्थापना पर विचार किया था यहाँ पे। 1781 में कोलकाता में पहली मदरसा का स्थापना। तो कोलकाता में पहली मदरसा का स्थापना जो है वो कब हुआ दोस्तों, तो याद रखना है 1781 में हुआ था, वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। किस द्वारा, आपका वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। प्रमुख की अगर बात करते हैं, चीफ की बात करते हैं तो मुल्ला मुजुद्दीन, क्या था आपका, मुल्ला मुजुद्दीन थे। फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून और आपका अनुवादक, ये तमाम चीज़ यहाँ पे बात हुआ था। 1791 की बात करते हैं तो बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन में इसका स्थापना हुआ था। इसमें हिंदू के धर्म साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। कलकत्ता और आगरा में संस्कृत कॉलेज का क्या हो गया था, आपका स्थापना हो गया था, है ना। अब हम यहाँ पे कुछ और फैक्ट बात करते हैं। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में अधिकार प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, बहुत फेमस है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी में किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के द्वारा राजा राम मोहन राय के आपका सपोर्ट से हुआ था, है ना। इसमें अंग्रेजी माध्यम भी है और यहाँ आपके पश्चात विज्ञान और मानविकी की बात करते हैं। वित्तीय समस्याओं के कारण जो आपका कंपनी को क्या किया था, आपका सौंपा गया था। अब हम और कुछ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या क्या फैक्ट और यहाँ पे बन सकता है। 1813 की बात करते थे, यहाँ पे कुछ एक्ट की हम कहानी सुनते हैं। तो 1813 की बात करते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट आया था। शिक्षा में 1 लाख का बजट, तो इस क्वेश्चन बहुत फेमस है कि किस एक्ट में शिक्षा में 1 लाख का बजट रखा गया था। तो 1813 में पहला बार शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट रखा था। 1823 के बाद इसका उपलब्ध कराया गया था। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो 1835 में लॉर्ड मैकाले आया था, विषय था पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य में, माध्यम थी अंग्रेजी, उद्देश्य था अंग्रेजी विचारधारा वाले भारतीयों का निर्माण करना। भारतीय शिक्षा को निम्न दर्जे को बताया जाता है। 7 मार्च 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा इसको क्या किया गया था दोस्तों, लागू किया गया था, है ना। अब हम बोलते हैं वुड डिस्पैच, ये आपका कौन नीति है, तो आपका वुड डिस्पैच की नीति है। हम यहाँ पे समझने की हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। वुड डिस्पैच की नीति जो 1854 में डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद करते हैं चार्ल्स वुड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान द्वारा भारतीय शिक्षा हेतु भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। फोकस करते उच्च शिक्षा की बात करते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा, पश्चात शिक्षा का प्रचार हम यहाँ पे करते हैं। प्रमुख प्रावधान की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो शिक्षा का माध्यम था, मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया गया था प्रमुख प्रावधान। इसमें उच्च शिक्षा की बात, अंग्रेजी की बात किया गया था। स्कूली में स्थानीय भाषा की बात किया गया था। अतः अधोगामी निष्पादन सिद्धांत का यहाँ पे विपरीत यहाँ पे हम काम किए थे, है ना। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट हम समझ सकते हैं। संरचना की बात करते हैं तो 1857 में बम्बई, कोलकाता और मदरसा विश्वविद्यालय का स्थापना जो हो चुकी थी। जिला आपका आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल, मतलब कि अंग्रेजी भाषा भी देसी भाषा भी ये हाई स्कूल। गांव में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षाशाला का स्थापना किया गया था। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में बेथुन स्कूल 1849 में संकल्पना को बढ़ाया गया था। प्रांत में लोक शिक्षा विभाग जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बे में क्या किया गया था, आपका गठन किया गया था। कुछ इस टाइप से हम बातें यहाँ पे पढ़ते हैं। एक आपका हंटर आयोग बड़ी फेमस आयोग है जो लॉर्ड रिपन ने दिया था। तो हंटर कौन दिया दोस्तों, तो हंटर आयोग जो है वापस शुरुआत किया था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था इसका, लॉर्ड रिपन। ये कब से कब की घटना है, तो 1882 से 83 की बात है। विलियम हंटर नामक ने इस हंटर आयोग का स्थापना किया था। 8 भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था, तो 1854 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना इसका माध्यम। सिफारिशें क्या थी,
प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन जो किस भाषा में होना चाहिए, तो स्थानीय भाषा में होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा साहित्य विश्वविद्यालय हेतु की बात हुआ था। व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ बात हुआ था। स्त्री शिक्षा हेतु स्कूल बड़े होने की बात हुआ था। प्रभाव क्या था, माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का तेजी से विकास। पंजाब 1882 में, इलाहाबाद 1887 में विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में 1883 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में लाया था। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, कब 1904 में। परिचय था विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा हेतु 1902 में अब गठित थॉमस रेले आयोग का सिफारिश। 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिन गुरदास बनर्जी थे। आपका अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था, समझते हैं। विश्वविद्यालयों के अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या आपका तथा अवधि कम की जाना चाहिए तथा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि यहाँ पर सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हो। तीसरा पॉइंट आपका क्या था, तीसरा पॉइंट यह था विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार को सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को निषेध अधिकार के द्वारा सरकार को यह अधिकार था कि सीनेट द्वारा, सीनेट समझते ना, मतलब ठीक है, द्वारा सीनेट द्वारा नियमों को परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती है। ये सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध को नियमों को बना सकती है। उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों तक इसका स्वीकृत किया गया था। गवर्नर जनरल विश्वविद्यालय को क्षेत्र की सीमाओं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया था। इसका प्रभाव क्या क्या मिला था, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, राष्ट्रवादी द्वारा विरोध और गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम इसको बताया था, है ना। अब यहाँ पे ए पॉइंट आपका, एक आपका था सैडल विश्वविद्यालय 1917 से 1919 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। परिचय की बात करते हैं, सेंडर नामक ने 2 भारतीय सदस्य की यहाँ बात किया था, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद की बात। उद्देश्य क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय परंतु सभी विश्वविद्यालय पर लागू किया गया था। सिफारिश की बात करते हैं तो 1904 में आपका विश्वविद्यालय अधिनियम का आलोचना किया गया था। विश्वविद्यालय का स्तर जो आपका 12 वर्ष की हो शिक्षा की, विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा 12 वर्ष की हो, उच्चतर शिक्षा माध्यमिक परीक्षा में के बाद 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की दाखिला की बात किया गया था। विश्वविद्यालय के नियमों को बनाने की कठोरता नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को आवासीय और स्वायत्त होनी चाहिए। अध्यापक प्रतिष्ठा पर यहाँ पे जोर दिया गया था। वर्धा योजना की बात करते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो ने एक योजना शुरू किया था। उस योजना का नाम है हम लोग को वर्धा योजना। क्या दोस्तों, वर्धा योजना लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। परिचय की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन नामक पत्रिका को वर्णित किया गया था। जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अक्टूबर 1937 में शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्धा के यहाँ चर्चा किया गया। सिफारिश की बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। यह शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। कक्षा 2 और कक्षा 7 तक शिक्षा जो आपका हिंदी होनी चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे आपका अंग्रेजी भाषा में कर देना चाहिए। कुछ इस टाइप के यहाँ पे हम लोग बात करते थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ों को उतना अच्छा से हम लोग को नहीं पढ़ना। बस ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एक अपने मन से आप लोग रीडिंग दे लीजिए ताकि हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए। मदरसा की बात करते हैं, कोलकाता मदरसा 1781 में, ये आपका बनारस में आपको ये आपके पूरे के पूरे इस प्रकार से एक आपका लाइन आप पढ़ लीजिए, एक बढ़िया से चार्ट को पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आए। कुछ है नहीं, बस आपको एक लाइन बाय लाइन करके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ना पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे इस टाइप के कुछ और पॉइंट जो आपका स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग का स्थापना किया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का था। डॉक्टर DS कोठारी आयोग का स्थापना किया गया था। 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया गया था। 1976 में शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 में लागू हुआ था। 2002 में 86वें संविधान अधिनियम आपका किया गया था और अनुच्छेद 21 के 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात यहाँ पे किया गया। 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया और 2020 की बात करते हैं तो के कस्तूरंगिनी समिति की सिफारिश पर नवीन राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पे बात किया गया था। अब एक लास्ट है, बात में प्रेस की बात हुआ, जो प्रेस स्वतंत्रता की बात यहाँ पे जो कि ज़्यादा नहीं थोड़ा सा है, बस हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं एक बार, जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है और आसानी से हमें बहुत कम फैक्ट है पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चीज़ों को हमने पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम भारतीय प्रतिक्रिया की हम यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि की बात करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के सारी की सारी पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं वहाँ पे नहीं कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा हम वहीं पे इस चीज़ों को यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका भारत में प्रेस की विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया का विकास जो है किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले 1576 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हुआ था। कब? 1576 में गोवा में क्या हुआ था आपका प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। 1578 में प्रथम पुस्तक भी आया था,
है ना। डॉक्ट्रियन क्रिस्टा नामक प्रथम पुस्तक थे। 1886 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में स्थापना हुआ था। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट की यहाँ पे स्थापना की थी। 3 में चारों आपका पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है ना। आपका चारों पॉइंट आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रेस नियंत्रण की बात करते हैं तो ये आपका 1999 में लॉर्ड ब्लेजली भारत का प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून यही था। समाचार पत्रों पर पी सेंसपिस लगाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 में पी सेंसपिस समाप्त किया था। द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट अनुज्ञप्ति के नियम जो 1823 में लगा था जॉन एडम्स। कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों बस यार, मजिस्ट्रेट को प्रेस जब्ती का अधिकार मिला था। प्रेस की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका में मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था, है ना। लिबरल ऑफ द इंडियन प्रेस 1835 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। पुरानों प्रतिबंधों को रद्द करना, प्रकाशकों केवल प्रकाशन के लिए स्थान का सूचना होगी। यह कानून 1857 तक चलता रहा और इस अवधि के में देश के समाचार पत्रों की संख्या को उल्लेख किया है। थोड़ा सा और है, बर्दाश्त करिए, सब खत्म हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का मुख्तार करते थे। क्वेश्चन आता है भारतीय समाचार पत्रों का मुख्तार किसको? चार्ल्स मेटकॉफ साहब बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है 1878 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का नियंत्रण था। प्रत्येक मुद्रक तथा प्रकाशक की जमानत राशि जमा करना जरूरी था। जिला दंडाधिकारी को यह अधिकार था कि वह स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रकाशन को बुलाकर बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते, जिसमें वह लिखा होता है कि कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं होगी जिसमें आपका सरकार के विरुद्ध संतोष भड़के। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्रों को अपने ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पॉइंट रखना। इसे 1882 में लॉर्ड रिपर ने क्या किया था? आपको रद्द किया था, है ना। अब 1900 समाचार पत्र अधिनियम 1908 की बात करते हैं। मजिस्ट्रेट को अधिकार था अधिकार दिया गया कि वह हिंसा उकसाने वाले समाचार पत्रों की संपत्ति को जब्त कर ले। हालांकि उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति इसको था। अब कुछ और पॉइंट जो आपकी कुछ फैक्ट है जो कि मैंने यहाँ पे कुछ लगभग 35 फैक्ट मैंने लिखा, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। फटाफट मैं इसको एक बार देख के रिवीजन कराता हूँ, बाकी आप समझदार खूब आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। 1556 में गोवा प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना, है ना। 1578 में 58 में प्रथम पुस्तक। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया था, एक बार थोड़ी सी पीछे आ जाते हैं, है ना। डेट में कुछ लगता है यहाँ पे 1576 गोवा में प्रथम प्रिंटिंग नहीं, ये दोनों डेट यहाँ पे गलत है ना। और ये वाला डेट जो यहाँ पे आ रहा है वो आपका डेट सही है। 1556-57 जो वाला डेट है, 56 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस, ये डेट सही था। 1558 में आपका प्रथम पुस्तक, यही था क्या? नहीं था ना। अब यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, लगता है यही दोनों था। देख लो भाई ये सही है, बस इतना जान लो। 1784 में बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेस। 1776 में कंपनी में संतुष्टि कर्मचारी विलियम कोर्ट द्वारा पत्र छापने का प्रयास किया गया था। 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने भारत प्रथम समाचार बंगाल गजट का स्थापना किया था और इसको द कोलकाता जनरल एडवाइजर की भी नाम किया था। सरकारी आलोचना के करने वाले कारण उसको प्रिंटिंग जब्त किया गया। बात 1816 में बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रथम भारतीय जिन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को बंगाल गजट में प्रकाशन किया था। कुछ इस टाइप से आपको लिखा हुआ यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट देखो, ये कोलकाता में जुगल किशोर ने हिंदी प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया था। 1881 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली में, है ना। 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली संवाद कॉमेडी का किया था। 1822 में राजा राम मोहन राय फारसी में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का स्थापना श्रेय दिया जाता है। 1851 दादा भाई नौजी ने मुंबई में गुजराती समाचार पत्र को जो आपका गुप्तार का प्रकाशन किया था। शिशिर कुमार घोष ने एवं मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, बड़ी पूछता दोस्तों अमृत बाजार, शिशिर कुमार घोष और आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में सोम प्रकाश का संपादन किया था, जिसके विरुद्ध सबसे पहली बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के बारे में बात की है। केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार पत्र को बंगला में प्रकाशन किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा
मनमोहन घोष इंडियन मिरर का प्रकाशन किया था। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में अंग्रेजी भाषा में मराठी तथा मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। प्रारंभ में केसरी का संपादक केकलर और मराठा संपादक में आगकर थे। 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था, जिसके प्रथम संपादक मनसुखलाल थे, है ना। 1922 में अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल तथा अल बिलाग का प्रकाशन किया। 1913 में बीजी हर्नियन के सहयोग से फिरोज शाह मेहता ने मुंबई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। 1913 में सैन फ्रांसिस्को लाला हृदयाल ने उर्दू गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1916 में एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया, है ना। 1919 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1933 में गांधी जी ने हरिजन अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में यवर्धा सेंट्रल जेल पुणे में प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया मुंबई में द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद प्रारंभिक संपादकों में जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल का नाम शामिल है, जो एनी बेसेंट के होम रूल के सदस्य भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कॉमरेड ऑफ हमदर्द का प्रकाशन किया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया गया था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। उन्हें 1882 में 4 माह का कारावास दिया गया था। संध्या, युगांतर एवं काल, इन 3 पत्रिकाओं का क्रांतिकारी समर्थन किया गया था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम तथा अरविंद घोष संपादक रूप में जुड़े हुए थे। जुलाई 1934 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठी पत्रिका बहिष्कृत, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत व मुख्य नायक का प्रकाशन किया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू पत्र वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला था। 1945 जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी अहमद लखनऊ के कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया था। दोस्तों, अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी के लोग के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। बाय, गुड नाइट।